अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की अपनी जो मुआशी तर्ज है या उसकी अपनी तरक्की है या उसकी जो भी मुश्किलात हैं वो यकीनी तौर पर अभी तक कम नहीं हुई हैं। आज स्टेट बैंक ने भी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया और इस मॉनेटरी पॉलिसी में 7% जो शरह सूद मजीद 2 माह के लिए बरकरार रखने का फैसला किया गया। गो के स्टेट बैंक ने आज इस बात के गवर्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनका कहना था कि महंगाई की शरह जो थी वो 7 से 9% थी। इसके अलावा उनका ना बहुत सारी पेशकश बताई बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से, जो कि एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में है कि 3 माह के इंपोर्ट बिल के लिए पाकिस्तान के पास इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं, जो कि एक इत्मीनान बख्श बात है। गो के कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की मईशत जिस तरह ज़बू हाल की हुई थी, जिस तरह ज़वाल पजीर हो रही थी, या जो तवक्कुआत थे कि शायद कि पाकिस्तान की मईशत बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, मुआशी नमो जो है वो 0.4% के करीब रहने की तवक्को है इस माली साल में। ये आलमी मालियाती इदारे भी ये बातें कह रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। इन सब मसाइल के बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने बल्दियाती इंतखाबात की जो मुद्दत थी उनके नुमाइंदों की ख़त्म होते ही सियासी फ़ायदे थे या कराची वालों की से हमदर्दी थी कि बारिशों में जो तबाही हुई थी उसके बाद उन्होंने 1100 अरब रुपए से ज़ायद का एक मुआशी पैकेज दिया कराची को। गो के ये 1100 रुपये कहाँ से आएंगे ये अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन इस बात पे हम भी यकीन रखते हैं और यकीनी तौर पे कि 3 साल के दौरान ये 1100 अरब रुपए खर्च होंगे। कैसे होंगे यकीनी तौर पे हुकूमत ये खुद बेहतर समझती है, लेकिन कराची शहर में जो कुछ भी हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या दीगर उमूर के हवाले से वो यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। और जबकि FBI ने 2018 और 19 की जो टैक्स डायरेक्टरी शाया की हैं उनके मुताबिक कराची एक मरतबा फिर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, लेकिन इसके बावजूद कराची शहर के साथ जो सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है उसकी वजूहात क्या हैं, क्या मसाइल हैं, क्या मसाइब हैं, क्या मुश्किलात हैं, आज हम इस प्रोग्राम दर हकीकत में इसके पस मंज़र को देखेंगे। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने हमारे जीनत बख्शी है उनसे मैं आपका तारुफ कराता चलूँ कि मेरे आज एक इकलौते मेहमान हैं जावेद बिलवानी साहब, जो कि चेयरमैन है इंडस्ट्रियल अलायंस फोरम और इसके अलावा साबिक कराची इंडस्ट्रियल फोरम। जावेद बिलवानी साहब से हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पे होंगे वो और सिटी ताजिरतात के सिंध ताजिरतात के सदर जमील प्राचा, इसके अलावा मियां जाहिद जो कि मारूफ सनतकार हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। इस रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। की अहमियत का तो सभी तस्करा करते हैं, लेकिन इस शहर को माजी के किसी वफाकी और सूबाई हुक्मरानों ने मासवाए जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की कभी अहमियत नहीं दी गई। इस शहर का यह हाल है कि टूटी हुई सड़कें, सीवरेज के मसाइल, पानी नायाब, 3 करोड़ से ज्यादा शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी, अमन व अमान के मसाइल, नेज़ हर वो मसाइल मौजूद हैं जो कि नहीं होने चाहिए। हुक्मरानों को ABR के 2018-19 के टैक्सों के आदद-ओ-शुमार पर मुश्तमिल टैक्स डायरेक्टिव की तफसीलात से सुबकी हुई है। पाकिस्तान भर में कराची बाजी ले गया। सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार के ताजिरों ने 72,339 टैक्स फाइलर्स ने 77 अरब 20 लाख रुपए टैक्स अदा किया, जबकि दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद ब्लू एरिया के 5,854 टैक्स फाइलर ने 39 अरब 93 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया। अब जबकि कानूनी तरीक़ेकार के तहत हुकूमती इदारे ने इस बात की सच्चाई की गवाही दे दी है कि कराची मुल्क भर में सबसे ज्यादा टैक्स लेता है, जबकि सूबाई हुकूमत भी इस शहर से अरबों रुपए के रेवेन्यू हासिल करती है, लेकिन शहर की तरक्की के लिए फंड्स नहीं। वफाक ने भी अपने सियासी फायदे के लिए शहरियों की जानिब से बेपनाह मुतालबे के बाद 1100 अरब रुपए का तरक्याती फंड जारी किए हैं, लेकिन शहरियों को अभी भी शक व शुबा है कि ये सही जगह खर्च होंगे भी कि नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम दर हकीकत में आज जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं, इंट्रो में जब मैंने आपसे बात की इस रिपोर्ट के कबल कि क्या सूरत हाल है, पस मंज़र में क्या है, इसके हवाले से हम जावेद बिलवानी साहब से बात करते हैं। और जावेद बिलवानी साहब चूंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी रखते हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप मुख्तलिफ अलायंस थे, उनके जो इंडस्ट्रियल अलायंस थे उनके भी सरबराह हैं,
क्या वजूहात है कि कराची जो सबसे ज्यादा टैक्स अदा करता है उसके बावजूद कराची के साथ साउथ इंडियन माजरा सुलूक है, इसकी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और कराची के हालात पे जो प्रोग्राम किया है, और मैं समझता हूँ कि कराची में जितने टीवी चैनल है सबको करना चाहिए, क्योंकि हम सबका इस कराची पे हक और हमारी फैमिली रहती है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम चैनल से कहूँगा कि इन सबको करना चाहिए, और ये बिल्कुल सही प्रोग्राम किया है आपने। लेकिन कराची, जैसे कि आपने कहा, टैक्स देने में आज से नहीं, सन 47 से आज तक हमेशा सबसे ज़्यादा टैक्स कराची देता रहा है, और एक्सपोर्ट के अंदर भी कराची जो है टेक्सटाइल सेक्टर में 54% और ओवरऑल एक्सपोर्ट में 50% हिस्सा है कराची का। बट कराची की बदकिस्मती ये है कि पिछले 30 साल से कराची में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, उसने कराची की नुमाइंदगी के लिए पूरे मुल्क में आवाज़ उठाई, और सबसे ज़्यादा नुकसान कराची को उसी ने पहुँचाया। उसने कराची में कुछ भी नहीं किया। जो काम भी किया वो मुशर्रफ ने अगर पैसे दिए, अगर आप उनको देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि कराची के अंडरपास और लाहौर के अंडरपास देख लें, कराची के फ्लाईओवर देखें और लाहौर के फ्लाईओवर देखें, आपको फ़र्क महसूस होगा। अभी रिसेंटली एक 2 अंडरपास 3 अंडरपास शायद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने भी बनाए, उनकी हालत देख लें आप, वो अभी से लगते हैं कि 40 साल पुराने हैं। शाहिद मिल्लत रोड पे और शारे फैसल पे। हाँ, 40 नहीं, वो शारे उधर अपने समरीन राउंड अबाउट वाला 2 साल हुए हैं, उसको 3 साल हुए हैं, उसको ऐसा लगता है 40 साल पुराना है। तो मतलब हर जगह चोरी है, हर जगह बेईमानी है। और सबसे आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि मुशर्रफ के दौर में फ़ंड दिया, कि मुशर्रफ के दौर में हमारी सर्कुलर ट्रेन बंद हुई, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, और उस वक़्त ये जो कराची की सियासी पार्टी बहुत ज़ोर में थी, सर्कुलर ट्रेन बंद हो गई, मास ट्रांजिट पहले ट्राम वो बंद कर दिया गया। कई बुजुर्ग हमारे ये कहते हैं कि सन 47 में कराची ज़्यादा साफ़ सुथरा और अच्छा था, ना पानी की आबादी कम थी ना, छोटा शहर नहीं, मगर वो कुछ भी था, उस वक़्त तकलीफ़ें नहीं थी। आज तकलीफ़ें बेइंतहा हैं। और कराची का आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ देख लें, हमारा साइट का इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, वो 1947 में अक्टूबर में फादर ऑफ नेशन ने वहाँ एक फैक्ट्री की ओपनिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग की। साइट एरिया जो सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट की जो बुनियाद रखी गई थी, नहीं, बुनियाद तो उसकी बिफोर पार्टीशन रखी गई थी, मगर साइट एरिया की, ठीक है। बट वहाँ एक इंडस्ट्री लग रही थी वली का टेक्सटाइल जी, उसकी बुनियाद जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने रखी थी। और साइड इंडस्ट्रियल एरिया इतना अच्छा और इतना खूबसूरत बना हुआ था कि कोरिया के लोग देखने आते थे वहाँ, और कितनी कंट्रीज़ के लोगों ने हमारी नकल की, और डिफेंस सोसाइटी का पूरा निज़ाम साइट की कॉपी करके बनाया गया। तो मतलब ये सब इतने अच्छे एरिया थे और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था। आज आप देख लें तो वहाँ पे गाड़ी भी नहीं चल सकती, जीप भी नहीं चल सकती इवन। और मैं समझता हूँ उसके ज़िम्मेदार जो कराची के पॉलिटिशियन और कराची की आवाम है, क्योंकि कराची की आवाम ने कभी आवाज़ उठाई नहीं, कभी शोर मचाया ही नहीं। और यहाँ के पॉलिटिशियन आज तहरीक इंसाफ वाले हैं, जिनको कराची के लोगों ने वोट दिया, वो क्या कर रहे हैं कराची के लिए? तो क्या करेंगे? अभी 2 साल तो हुआ, 2 साल में वो क्या नहीं करेंगे? आप देख लें, फैसलाबाद में देख लें ना, आप फैसलाबाद में देख लें, लाहौर में देख लें। मैं तो आपको मालूम है टेक्सटाइल सेक्टर को भी देखता हूँ। फैसलाबाद के एमएनए मुझे फ़ोन करते हैं, जावेद भाई कि आप हमें बताएंगे हमने क्या करना है टेक्सटाइल के लिए, और आवाज़ उठाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास ले जाते हैं, असेंबली में बुला लेते हैं। कराची का एक एमएनए ने भी नहीं आवाज़ उठाई कराची के लिए। और कराची नहीं, कराची के लिए क्या मतलब कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या किसी हवाले से? भाई देखें, आप ना इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो पीटीआई हो या जमात इस्लामी हो, मुत्तहिदा, सारी जमातें जो आवाज़ उठा रही। नहीं, पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया? चले, मुत्तहिदा ने क्या काम किया कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? या इससे पहले काफ लीग थी, उसने क्या काम किया? ठीक है, वो सब कंटिन्यू नेगेटिव ग्रोथ हुई है। बात आप मुझे ये बताएं, डिफेंस सोसाइटी जैसे का बुरा हाल हुआ, आप मुझे बताएं किसी ने क्या काम किया? वो बिल्कुल। और कराची का एक वाइड डिफेंस सोसाइटी है जो कंटोनमेंट के पास है, बाकी तमाम मुल्क के डिफेंस सोसाइटी डिफेंस के पास है।
ये कराची एक कंटोनमेंट के पास है, ये क्यों है, क्या है? चल, इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, बात ये है कि हम मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे और लोगों में भी राय लेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं और आज हम इस प्रोग्राम में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और जावेद बिलवानी साहब जो कि मारूफ ताजिर और सनतकार भी हैं, वो भी हमारे हमरा मौजूद हैं और वो उनकी हम राय से सुनते हैं कि मजीद की कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप बहुत सारी कमिटीज़ बनी, उसमें भी आप शामिल रहे। बहुत सारी जगहों पे चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे आप सुई सदर्न गैस कंपनी हो या आपके CM हाउस के हवाले से जो भी कमेटी बनी, क्या कोई प्रोग्रेस हुई? इतनी सारी कमेटियां बनी, इतने सारे वादे हुए, क्या हुआ? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कि चले वफाक ने तो 1100 अरब रुपए का जो अभी किया ना, इससे पहले तो सिंध हुकूमत ने बहुत सारी कमेटियां बनाई। सिंध हुकूमत ने आप लोगों से भी मीटिंगें, जब आप लोग एहतजाज करते हो तो फौरन वो CM हाउस बुला लेते हैं। अभी भी यही हाल हुआ कि जब आप साइट एरिया के हवाले से आप लोगों ने एहतजाज किया तो CM हाउस में बुला लिया, उन्होंने 121 अरब रुपए देने का उन्होंने ऐलान किया। तो क्या मसला क्या है? जब एहतजाज करते हैं नहीं, वो तो ये बुलाते हैं, उसके बाद ये सो जाते हैं। 1 अरब 30 करोड़ का वादा किया है इन्होंने, और पहले भी मुराद अली शाह साहब ने 4 इंडस्ट्रियल एरिया में 50-50 करोड़ रुपए दिए थे और उससे इंडस्ट्री एसोसिएशन वालों को कहा कि आप अपने तौर पे बनाएं, तो उन्होंने काम किया है। कहाँ? साइट में? साइड में नहीं, ये इन्होंने नॉर्थ कराची, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। देखिए, जो वो अब साइट को, अब साइट लिमिटेड को दे रहे हैं। साइड में असल में एसोसिएशन को नहीं देते, साइड लिमिटेड को देते। ही मैं अब्सेस कर रहा हूँ ना कि बट साइड लिमिटेड का क्या हाल है आपको? वो भी मुशर्रफ साहब का कारनामा था कि उन्होंने कंपनी बना दी है कि फबाटी निकाटी काटी, ये एक उन्होंने कंपनी बनाई, उन्होंने खुद मुख्तार बना दिया। मुशर्रफ ने बनाया। 25 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत देती थी, 25 करोड़ रुपए वफाक की देती, जो कि वो पहले, और अभी फिर नहीं, फिर मुराद अली शाह ने भी दिए थे। तो मुराद शाह साहब दे रहे हैं, तो मतलब 50-50 करोड़ रुपए दिए थे लास्ट ईयर दिए थे। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने पैसे तो दिए, मगर सिर्फ देखें इससे नहीं होता। आप मुझे बताएं, आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स इस शहर से मिलता है, तो इस शहर में से सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ से मिलता है? इंडस्ट्रियल एरिया से। सही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा जॉब कहाँ से मिलती है? इंडस्ट्रियल एरिया से। लेकिन टैक्स डायरेक्टरी जो आई है उसमें सबसे ज्यादा टैक्स जो दिया है वो दिया है आपके सदर बाजार के ताजिरों ने। उसमें जो हमारे पास जो फिगर है कि 72,339 टैक्स फाइलर्स थे सदर बाजार की, जिन्होंने 77 अरब 20 लाख रुपए टैक्स अदा किया। ठीक है, सबसे ज्यादा। हाँ, ठीक है, सही है। तो अगर ये सदर में जो बाजार हैं, इनमें किसका कपड़ा बिकता है, क्या चीज? हाँ, कपड़ा जो भी बिकता है, लेकिन इंडस्ट्री से ही आता है ना, तकरीबन। तो SMEs हैं ये, आप इनको SMEs सब इंडस्ट्रीज से आती है, उनकी अपनी आउटलेट भी है इंडस्ट्रीज वालों की। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, और जो कि मारूफ सनतकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे हमरा इस वक्त सर जावेद बिलवानी साहब बैठे हैं और हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ख्यालत का इजहार कर रहे हैं। ये आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि मियां जाहिद साहब कि कराची जबकि टैक्स फाइल जो आदत शुमार पर जो डायरेक्टरी आई है 2018-19 की, उसमें बता दिया गया कि कराची ने सबसे ज्यादा टैक्स अदा किए हैं, लेकिन उसके बावजूद कराची के जो हालात हैं, इस पर क्या तबसरा करेंगे आप? हालात से क्या पूछा जी आपने? हालात से मुराद ये जो कराची शहर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालात हैं, ट्रांसपोर्ट के जो हालात हैं, अमन-ओ-अमान के जो हालात हैं, इस पे आप क्या तबसरा करेंगे जबकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाला ये शहर है? जी बिल्कुल जी, कराची जो है वो पाकिस्तान में 2600 अरब रुपए टैक्स देता है साल का। जी। और अगर इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए, प्रॉपर हो जाए, तो सिर्फ कराची अलोन 4000 अरब रुपए टैक्स दे सकता है। इसके लिए जरूरत इस चीज की है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो जाए, यहाँ पे सड़कें ठीक हो जाए, यहाँ पे सीवरेज ठीक हो जाए, यहाँ पे पानी मिले। इंडस्ट्रीज को पानी नहीं मिलता और सीवरेज और साफ पानी मिला हुआ मिलता है। ये 4-5 चीजें जो हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हम अभी इन्हीं चीजों की बहस में लगे हुए हैं कि हमारी सड़कें कैसे ठीक होंगी, ये और हमारे नाले कैसे साफ होंगे। बात यह है कि जब तक हम अपनी सनतों को ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे और शहरियों को एक अच्छा माहौल प्रोवाइड नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते और इस वक्त तक हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ सकती। अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही में गैस भी शामिल है। अभी आपको पता होगा कि ये गैस जो है हमारे इस वक्त कराची में
150 MMCFD गैस योमिया की बेस के ऊपर शॉर्ट है, बिल्कुल, जो कि टोटल रिक्वायरमेंट जो हमारी गैस की है उसका 40% जी। है। तो इन अदर वर्ड कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग गैस 50-55% हम गैस दे रहे हैं जो 100% की बजाय, तो सनतें चलेंगी कैसे? इलेक्ट्रिक के जो है वो उसमें जो कभी वो फॉल्ट के नाम पे 6 घंटे बंद हो जाती है, कभी लोड शेडिंग के नाम पे बंद हो जाती है, कभी कहते हैं कि गैस नहीं है उसके नाम पे बंद हो जाती है। तो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बिजली नहीं होती, गैस नहीं होती, सड़कें नहीं है। तो मतलब यह है कि ये तो मोंजोडोरो बना हुआ है कराची। अब आपने कहा कि जी इसका हल क्या है? हल तो सिंपल सा है कि अभी जैसे 1100 अरब रुपए की इन्होंने बात की है कि हम इसमें खर्च करेंगे 3 या 4 साल में, तो तकरीबन 300-400 अरब रुपए का 1 साल का पैसा ये खर्च करेंगे। आप उसके मुकाबले में देखें कि कराची 2600 अरब आपको देता है। तो कराची में जितने भी पैसे लगने चाहिए इनको लगाने चाहिए और कराची को एक इंटरनेशनल मेयार का एक अच्छा शहर बनाना चाहिए, ताकि एक तरफ तो लोगों को इसमें सुकून मिले और लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़े। इंसान की भी तो प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है ना। और दूसरी तरफ यह है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, बिजनेस बढ़े, तो उससे ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को टैक्स भी ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ताजिर सबसे ज्यादा जो ताजिर और सनतकार जो है वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि गैस के हवाले से, पानी के हवाले से और दीगर जो उमूर के हवाले से। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने जो 1100 अरब रुपए से जायद का जो ऐलान किया है पैकेज का 3 सालों के लिए, तो उम्मीद है कि ये खर्च होंगे, या इस पे भी जो एक कमेटी 6 रुकनी बनाई गई है उस पे भी इंडस्ट्रियल अलायंस के लोगों को या जो ताजिरों और सनतकारों को भी नुमाइंदगी देनी चाहिए इन कमेटीज जी? प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई थी, आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई थी हमारी। तो आर्मी चीफ के 2 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ लाए थे। आर्मी चीफ ने कुछ तो एरियल व्यू भी लिया था शहर का और कुछ इंडस्ट्रियल जोन में वो खुद भी गए थे। जी जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये देख के बड़ी शर्मिंदगी हुई कि जिस शहर में, जिस इलाके में मैं घूम के आया हूँ, बड़ी बुरी हालत थी। और उन्होंने कहा कि ये बारिश का एक तरफ नुकसान तो यकीनन हुआ है, लेकिन इससे हमारी आंखें भी खुल गई हैं और इसका ये फायदा हुआ है कि हम सब लोग जो हैं अब वो ज्यादा सीरियस और ज्यादा कमिटेड हो गए हैं कि इस शहर के मसाइल को हल करना है जी। तो उन्होंने हमारे साथ ये वादा किया कि 3 साल में इस शहर को आप बिल्कुल बदला हुआ शहर देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि हम उनकी बात पे एतबार ना करें। इसी तरीके से फिर 2 दिन बाद जब प्राइम मिनिस्टर आए तो हर चंद के प्राइम मिनिस्टर पहले भी 3-4 पैकेज का ऐलान कर चुके हैं, मगर इस दफा जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो चीजें थी, जो हमने चीजें महसूस की हैं, उसमें मुझे लगता है कि अब इनकी बातें जो भी है वो उनमें दम है और इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होगा। फिर 6 रुकनी कमेटी जो बनी है उसकी जो कंपोजिशन है उसमें भी चूंकि फेडरल गवर्नमेंट भी मौजूद है, सूबाई भी मौजूद है और फिर ये कि सिटी गवर्नमेंट भी है और साथ में NDMA भी है, यानी फौज की नुमाइंदगी भी है। तो हमारी दोनों सरबराहान से यानी आर्मी चीफ से भी बात हुई, प्राइम मिनिस्टर से भी हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें बिजनेस कम्युनिटी को भी नुमाइंदगी देंगे। तो ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि अगर वो सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें नुमाइंदगी देते हैं और वाकई इसमें ये खर्चा भी होता है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम अब होनी चाहिए। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। कोई वजह नहीं है कि हम उन पे अदम एतमाद करें। तो मुझे जाहिर है कि हमारी हुकूमत है। मियां साहब, ये एक वजह ये तो नहीं है कि हमारे अपने भी जो ताजिर हैं, सनतकार हैं, इनमें ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, इनमें भी एक एका नहीं है। एक एका ना होने की वजह से भी कुछ फर्क पड़ता है कि हुकूमत पे वो प्रेशर नहीं पड़ता जो कि ताजिरों का या सनतकारों का। मैं गुजारिश करूं, एका कहीं नहीं होता, एक घर में भी एका नहीं होता, हर उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह पे होता है और यही जमहूरियत की हुस्न है। बेशक बेशक। तो एका तो एक जमूत का नाम है, एका होता भी नहीं है किसी जगह, लेकिन एक चीज में एका जरूर है सबका, बिजनेस कम्युनिटी का जितने भी लोग हैं, एक चीज में एका यानी गोल एक है कि जी शहर ठीक होना चाहिए, मुल्क ठीक होना चाहिए, इकॉनमी ठीक होनी चाहिए। गोल ये है। अब इस गोल के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज होती हैं, मुख्तलिफ प्रायोरिटीज होती हैं और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सोचें होती हैं, लेकिन गोल एक होना चाहिए। तो वो हम सबका गोल एक ही है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी अवाम हैं या जितने भी आप लोग साफी हैं, देखिए आपने भी अभी सारी शहरी की बात की है ना, हम भी शहरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे भाई बिलवानी साहब बैठे हैं, वो भी शहर की या मुल्क की बात कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं। हम में से कोई भी आदमी बुरी बात तो नहीं कर रहा ना कि ये तरक्की नहीं होनी चाहिए या सड़कें नहीं बननी चाहिए। तो हर आदमी अच्छी बात ही कर चले
चले, आपकी बात, इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आदमी सारे जो है कराची की तरक्की की बात कर रहे हैं। आज 7% पे दोबारा 2 माह के लिए इंटरेस्ट रेट का ऐलान कर दिया गया स्टेट बैंक की जानिब से। आप क्या समझते हैं कि इसको कम होना चाहिए था या ये 7% सही है? देखें, हमारी बिजनेस कम्युनिटी की मुत्तफिका राय ये है कि ये मार्कअप रेट जो है 5% होना चाहिए। ठीक। प्राइम मिनिस्टर से जो हमारी मुलाकात हुई थी तो वहाँ गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे, तो उनसे भी मैं था और सारे हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे सब थे, तो उनकी सबकी राय यही थी मुत्तफिका तौर पे कि जी आपने ये बहुत अच्छा इकदाम उठाए हैं जो 6.25% कम किया है, 13.25 से आप इसको 7 पे ले आए हैं, लेकिन इसको 2% और कम करें। ये सबका हमने उनके ऊपर जोर दिया था और अभी भी हम यही जोर देते हैं कि देखें, बात यह है कि अगर आप 2% कम कर देंगे तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो आनी चाह रही है वो और आएगी, हमारा बिजनेस थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा बिजनेस पोटेंशियल बढ़ेगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। क्योंकि दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ जो उसमें बहुत सारे ऑड्स भी है ना, कि आप देखें कि हमारे यहाँ गैस, बिजली, पानी, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो जब तक आप कोई ना कोई साथ में इन चीजों की, जब तक वो चीजें ठीक नहीं होती, कोई ना कोई बिजनेसेस को कंपनसेशन नहीं देंगे तो बिजनेस चल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन चीजों को, मतलब एक होता है ना किसी को इमीडिएट जंप स्टार्ट देना किसी चीज को, या इमीडिएट किसी को ताकत का इंजेक्शन लगाना, तो वो चीज ये है कि 2% अगर ये कम करेंगे तो जो जितने बाकी ऑड्स हैं उसमें कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, कुछ लोग सरवाइव कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब। ये जाहिद हुसैन साहब थे जो कि एक मारूफ बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि 2% कम होना चाहिए। खासतौर पर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो आज इंटरेस्ट रेट को 7% पे बरकरार रखा गया मजीद 2 माह के लिए, आप लोगों के मुतालबे के बावजूद जो है 2% कम नहीं किया जा रहा, क्या वजूहत है? देखिए, ये गवर्नर साहब ने हालांकि हमसे कहा था कि हम कर देंगे कम, मगर इन्होंने नहीं किया कम। तो मैं समझता हूँ इन्होंने गलती की है कि इस वक्त इनको करना चाहिए था, इस वक्त ज़रूरत है इसकी। अच्छा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? भाई देखिए, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो आपके जो है बोरिंग जो है उसका पड़ रहा है, एक ये, मगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। बट इसके अंदर दूसरी बात क्या है कि आपके पास गैस नहीं है, अगर बिजली नहीं है, एक चीज मैं यहाँ पर करूंगा कि 13.25% से कम होकर जब 7% पे हम आ गए, इसके बावजूद जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये है कि गुज़श्ता माह सबसे कम आपकी जो है बराह रास्त सरमायाकारी हुई, डायरेक्ट जो फाइनेंस होती है आपकी वो बहुत कम हुई। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इतने इंटरेस्ट कम हो गया, इसके बावजूद भी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही डायरेक्ट, तो कुछ कमजोरियां हैं आपके अपने कोविड का भी इशू था, कोविड की वजह से भी 6 महीने पूरी दुनिया का पहिया रुका हुआ रहा है, ये मामला भी था। और भी फिर हमारे यहाँ तो बदकिस्मती बरसात से भी 15 दिन हमारा पहिया रुक गया। तो हमारे यहाँ तो दूसरे मामला भी है ना। देखें, कोविड की वजह से भी आप देखें कितने महीने आप क्या हाल हुआ है दुनिया का, 6 महीना मतलब कि बंद रहे, 6 महीना बंद रहा। तो आप ये भी तो सामने देखें ना, इसे एक वजह नहीं है। और जैसे अभी मियाँ साहब ने बात कही, उसमें मैं हमेशा एक बात कहता था, अब तो थक गया मैं बोल बोल के, कि ये लूला लंगड़ा और बीमार कराची जब इस मुल्क का 54% एक्सपोर्ट करता हो और 60-70% टैक्स देता हो, तो तंदुरुस्त और सेहतमंद कराची होगा तो क्या करेगा। ये मैं हमेशा पहले कहता था, मैं भी बोल बोल के थक गया। वाकई में अगर ये सेहतमंद कराची हो जाए तो ये अकेला पूरा पाकिस्तान संभाल सकता है। बिल्कुल सही। मगर ये मेरी समझ में नहीं आती है। और मैं एक बात और कहता था कि अगर 54% यहाँ का एक्सपोर्ट है और अगर ये 10% हर साल इंक्रीज हो तो मुल्क का 5.2% इंक्रीज हो, तो गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे आर्मी हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, सबको इधर तवज्जो देनी। सारे नेचुरली बदकिस्मती की बात यह है कि सियासत खेल रहे हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत भी है, वो तुमने 1 खरब रुपए का उसने सेल्स टैक्स। मैं आपको एक बात और बताऊं, वो सूबाई हुकूमत जो है वो 90% कराची से ले आती है। बिल्कुल। और इसको एक चीज और बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के अंदर सूबाई गवर्नमेंट कितने रुपए लेती है आपको मालूम है? 75 अरब रुपए जो इंपोर्ट पे लगते हैं, वो कहाँ 75 अरब रुपए कहाँ जाते हैं? मुझे यहाँ ब्रेक लेना है, वहाँ मजीद गुफ्तगू करेंगे इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। नाज़रीन, हम मजीद गुफ्तगू जारी रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक के साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में हम दोबारा हाजिर हैं और प्रोग्राम के जब हम वफ़े पे जा रहे थे तो जावेद बलवानी साहब से बात हुई और जैसा कि मियाँ जाहिद हुसैन से बात हुई। मियाँ जाहिद हुसैन साहब का भी ये कहना था कि तमाम ताजिर कराची के ख़ास तौर पे, चाहे वो किसी भी रंग के हों, किसी भी नस्ल के हों, किसी भी
छोटे बड़े ताजिर हों या कोई मैन्युफैक्चरर्स हों, सबका एक ही मुतालबा है कि कराची शहर को तरक्की दी जाए और इसके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको दुरुस्त किया जाए और तमाम यकजुबान हैं। जावेद साहब, बात यह कि कराची शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देखा मैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वाही शहर होगा जो 3 करोड़ की आबादी वाला शहर जिसमें ट्रांसपोर्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे ताजिर बराबरी तो एक कंसोर्शियम बना के काम कर सकती थी, क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? स्टील मिल भी आप चला सकते थे, आपने स्टील मिल को भी नहीं दिखा। बहुत सारी चीज़ें जो थी आप लोग कंसोर्शियम बना के कर सकते थे, तो आप लोग भी तो आगे नहीं बढ़े। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कराची शहर में मास ट्रांजिट कब था? ट्राम्स जो है 1947 से पहले की बनी हुई थी, वो अंग्रेजों की हमने बंद कर दी। फिर एक अयूब खान ने सर्कुलर रेलवे बनाया, मुशर्रफ के दौर में बंद हो गई, ठीक है ना। अब आप बोलते हैं कि ताजिर बरादरी खुद क्यों नहीं करती? सिक्योरिटी का इंतजाम हम खुद करते हैं। नहीं, एक मिनट सुन लो, हमारी फैक्ट्री में बिजली हम खुद बनाते हैं, मिसाल के तौर पे पानी हम खुद बनाते हैं। आज हम के इलेक्ट्रिक को रो रहे हैं, आज हम के इलेक्ट्रिक को रो रहे हैं, पीटीसीएल को रो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो सवाल ये थे कि हमारे अपने ताजिर जो एक कंसोर्शियम बनाते हैं, बड़े ताजिर जितने भी ये दुनिया भर में होता है, कि एक कंसोर्शियम बनाकर आप के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर कर लेते, पीटीसीएल को टेक ओवर कर ले, या स्टील मिल जो बंद पड़ी है हम स्टील मिल को टेक ओवर कर सकते थे। हमारे यहाँ माशाल्लाह ऐसे ऐसे ताजिर और सनतकार हैं जिनके पास पैसा भी है, तजर्बा भी है, तो क्यों नहीं करते? आपको मैं यही बता रहा हूँ ना, आप सुने मेरी बात। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊँ, पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है और उसमें कराची ये वाहिद शहर है पूरी दुनिया में जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट जिस तरह इंडस्ट्री चलाता है दुनिया में कोई नहीं चलाता। आप सोच भी नहीं सकते जो जो हम इंडस्ट्री में काम करते हैं। हमारा काम कुछ और है, हमको करना कुछ और पड़ता है। हमने अपनी दीवारें ऊंची कर दी हैं, भाले लगा दिए हैं, कैमरे लगा दिए हैं, गार्ड्स रखे हुए हैं, आगे पीछे मोबाइल गार्ड्स के लेके घूमते हैं, लेबर को घर से लाते हैं, घर पे छोड़ते हैं, कैंटीन बनाई हुई है, पानी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। ये दुनिया में कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट करता है? और मजे की बात ये सिर्फ पाकिस्तान में और खुसूसन कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट। मुझे सबसे ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा हैरत का मकाम उस वक्त होता है, सबसे ज्यादा जब आप लोग जो है पुलिस वालों को, आईजी को, डीआईजी को, एआईजी को बुलाते हैं, उनकी खातिर मुदारात करते हैं, उनकी सब करते हैं, फिर उनको मोटरसाइकिलें भी देते हैं, गाड़ियां भी देते हैं, उनको ऐड भी देते हैं। तो मतलब ये कि ये एक अजीब सी बात है कि ये काम तो हुकूमत का है। हम समझते हैं हुकूमत तो कुछ करती है, हुकूमत है कहाँ? आप हुकूमत क्या काम करती है मुझे बताओ? कि उनको सिक्योरिटी हुकूमत देती है, नहीं देती। रोड्स हुकूमत ने दिए, नहीं दिए। ट्रांसपोर्ट हुकूमत ने दिया, नहीं दिया। पानी हुकूमत देती है, नहीं दे रही। हुकूमत दे क्या चीज रही है, आप मुझे ये बताएं। हुकूमत वो कहती है कि सिर्फ फोटो खिंचाते हैं, टीवी में बयान देते हैं। मजे की बात ये, हुकूमत क्या दे? मजे की बात ये कि कोई नागानी आफात आ जाए, जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, ताजिर बरादरी जो है वो कहते हैं कि चंदा दें, अच्छा ताजिर बरादरी जो है वो टैक्स भी दे, ताजिर बरादरी टैक्स भी दे, भत्ते भी दे, भत्ता एक अलग टैक्स, हाँ भत्ता भी दे, रिश्वत भी दे, और उसके बाद क्या कहते हैं, इमदाद भी करे। तो खैर बहरहाल बहुत सारी चीजें। एक चीज और मैं बात करूंगा, मेरे साथ अभी लाइन में जरा एक अब एसएमईस की तरफ थोड़ा चले मेरे साथ लाइन पर जमील प्राचा साहब हैं, जिनको आप भी वाकिफ होंगे उनसे। जी जी जी, जमील प्राचा साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, मैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, कम आ रही है आवाज। अच्छा, जमील प्राची साहब हमारे साथ हैं, जो कि सदर है सिंध ताजिर इत्तेहाद के और काफी ज्यादा एक्टिव और फाल आदमी है। जमील भाई, एसएमईस के क्या प्रॉब्लम है इस वक्त कराची शहर में? इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जो एसएमईस के प्रॉब्लम है आपके सबके सामने है। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। ये सबके सामने है। इस कदर इस वक्त हालत बिगड़ी हुई है जिसकी इंतहानी में बड़े हैरत के साथ अभी सुन रहा था। अभी मियां साहब बात कर रहे थे, मियां जाहिद हुसैन साहब, कि कभी मैंने नहीं देखा कि कभी सनतकार बैठ के कोई इशू उठा सकें छोटे ताजिरों का। मैं बड़े हैरान था इस बात से सुन के कि वो जो कह रहे थे कि एक का तो घर में भी नहीं होता। एक की बात यह है, आप कुछ बात तो करें हमारे लिए, छोटे ताजिरों के लिए कुछ बात करेंगे तो छोटे ताजिर आपके साथ पीछे खड़े हुए नजर आएंगे। फिर मैं समझता हूँ कि मैं, हालांकि आपको पता है मेरा जो है वो चैम्बर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर मैं सिराज कासिम तेली को सुनता हूँ तो मैं उनकी बात सुन के खुशी होती है कि यार चलें ये
जैसे भी हैं, जो भी हैं, ये छोटे ताजिरों के लिए तो बात करते हैं कम से कम। तो आप आगे जाके अगर छोटे ताजिरों की बात नहीं करेंगे, अगर आप वजीर आजम से मिल रहे हैं तो वजीर आजम के गुण ना गाएं बैठ के यहाँ पे। इसलिए वजीर आजम ने जो पैकेज का ऐलान किया है 1100 अरब रुपए का, उसमें आज जो ताजिर मर गया है, आज जो ताजिर परेशान है, जिसके माल खत्म हो गए, जिनके लॉकडाउन के अंदर जिनकी जीरो पे लोग आ गए, बारिशों में माल खत्म हो गए जिनके, उन ताजिरों के लिए क्या आपने पॉलिसी बनाई? अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई। बल्कि मैं समझता हूँ जो ये अभी बारिश से मुतासिर ताजिरों की दाद रस्सी के लिए कोई नहीं आ रहा। कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो मार्केटों के दौरों पे निकल के आए। बल्कि मैं बताऊं, अभी आपको पीटीआई के खुर्रम शेर जमान साहब को मैंने कॉल की, मैंने कहा आप यहाँ तशरीफ लाएं, यहाँ जरा देखें हमारी हालत क्या है, अभी तक गटर उबल रहे हैं, नाले बह रहे हैं, तो आप आगे कम से कम मार्केटों का दौरा तो करें। उन्होंने कहा ठीक है जी हम दौरा रख लेते हैं। वो दौरा रखा, उन्होंने 4 घंटे तक मैंने लोगों को इंतजार करवाया। उनके लोग पहले वहां आ गए थे, 4 घंटे तक इंतजार करने के बाद उनका ये बयान आ गया कि जी वो गवर्नर साहब ने बुला लिया था इमरजेंसी में, वहां चले गए। अच्छा जी 2 दिन बाद रख लेते हैं। 2 दिन बाद हफ्ते के दिन की बात हुई, ये बात है जुमेरात के दिन की। 2 दिन बाद हफ्ते के दिन की बात रखी गई। हफ्ते के दिन कोई ना कोई ताल्लुक किसी बात का, ना कोई किसी का किसी ने बात की, कुछ चले पीपुल्स पार्टी वाले कोई आया? पीपुल्स पार्टी वाले कोई आया? मुत्तहिदा वाले कोई आया? कोई नहीं ना पीपुल्स पार्टी ना मुत्तहिदा। मैं तो कहता हूं कि चले, अगर वजीर आजम ने एक ऐलान किया था ना, जी वजीर आजम ने अगर एक ऐलान किया था ना, तो वजीर आजम के ऐलान के बाद पीटीआई वाले तो कम से कम मार्केटों का दौरा करते। अच्छा, जिनको हम बुला रहे हैं। जमील भाई, जमील प्राचा, मुझे कल अगर आप तशरीफ लाएं तो आप देखिएगा कि ओल्ड सिटी एरिया में दुकानों की छतें गिर गई। जी मैं खुद भी देख चुका हूं। दुकानों की एक बात सुन लीजिए, ये जरूरी बात बताने की है। दुकानों की छतें गिर रही हैं, दीवारें टूट गई हैं, तो उसके लिए हम अपनी अगर रिपेयरिंग भी करा रहे हैं तो हमें वो कहा जा रहा है कि रिपेयरिंग आप नहीं कर सकते। केबीसीए का अमला आके खड़ा हो जाता है सामने कि इसके लिए आपको भारी रिश्वत देनी पड़ेगी। कहां से लाए ये भारी रिश्वतें? क्यों नहीं इन चीजों को नोट किया जा रहा? क्यों नहीं दौरे हो रहे हैं मार्केटों के? मैं समझता हूं इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं, जिसमें बड़े ताजिर हैं जो अपने मामला तय करके आ जाते हैं और बैठ के छोटे ताजिरों को की मशावरत नहीं लेते, ना मार्केटों में आते हैं, ना वो उन लोगों के साथ। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बारिशों में जो दुकानों को, मकानात को जो नुकसानात पहुंचे, तो उसकी रिपेयरिंग भी आप नहीं कर सकते, इसलिए कि उसे मखदूश करार दे दिया हुकूमत ने कि जनाब एसबीसीए जो है पहले उसका मुआयना करेगा। देखें एसबीसीए तो एक कील भी ठोकेंगे ना अगर आप दुकान में। हेलो जी बात कर रहा हूं मैं, आ रही है आपकी आवाज। अगर एसबीसीए, अगर आप एक दुकान में कील भी ठोकेंगे ना, जी तो एसबीसीए वाले आके खड़े हो जाते हैं कि हमें इतनी रिश्वत चाहिए। ये इतना खतरनाक महकमा हो चुका है। इस महकमे के ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। ये बेयारो मददगार जो ताजिरों को छोड़ दिया गया है। मैं समझता हूं अगर ताजिर अपने ऊपर आ गए ना, आप फिर उनसे दावा करते हैं कि आप इतने टैक्स लेंगे, ये टैक्स भी वसूल करेंगे, वो टैक्स भी वसूल करेंगे। ताजिर अगर अपने ऊपर आ गए तो फिर आप यहाँ समझ लें कि फिर सिविल नाफरमानी की वो तहरीक चलेगी जो जिंदगी भर ये याद रखी जाएगी। इस वक्त ये बेवकूफ बनाया जा रहा है कि 3 साल के अंदर खर्चा करे जाएगा। आज जो ताजिर परेशान है, आज उसको क्यों नहीं दिया जा रहा सब कुछ वो? अच्छा, आपकी किसी हुकूमती अराकीन से बात हुई, मिनिस्टर से या किसी वफाक के किसी? अच्छा, आप तो इस्लामाबाद आते जाते रहते हो एफबीआर की मीटिंग के हवाले से, या वहां किसी से बात हुई इस हवाले से? एफबीआर के लोगों को भी मैं अभी बोल के आया था। वहां भी नए चेयरमैन साहब आए, जो उनके दूसरे लोग हैं, फाइनेंस के लोग हैं, उनसे भी बात करके आए थे। हमने ये मशवरा दिया था कि आप कराची को आफतज़दा करार देके और इसके ऊपर जो है ना, ये 6 महीने या साल के लिए इसे टैक्स माफ कर दें इसके ऊपर सारे। और आप फिर देखें कराची के लोग वो लोग हैं, आपको आगे बढ़कर सलाम करेंगे और फिर टैक्स देंगे। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है कराची की, मैं बता रहा हूँ भाई। बात ये है कि कराची को इस दौरान बात उठाइए, थोड़ी बहुत जो बात उठाई जा रही है बड़े ताजिरों की तरफ से, वो सिराज कासिम तेली की तरफ से उठाई जा रही है। मैं कहता हूं कि इसी तरह अगर सब एक होकर आवाज उठाएं, कोई नहीं है इस बात में दो राय के ये करने पे मजबूर होंगे। आज जो ताजिर डूब गया वो क्या 2 साल का इंतजार करेगा या 1 साल का इंतजार करेगा? वो तो मर रहा है, उसके तो माल सारा खत्म हो गया है। बिल्कुल आपके जज्बात बता रहे हैं, आपने जो तर्जुमानी की है अपनी एसएमईज की, बहुत अच्छी तर्जुमानी की है आपने। और मेरा अपना जाती राय ये है कि इस बात का मैं भी कायल हूं कि बड़े ताजिर
सनतकार जो ताजिर है वो एसएमईज के हक में या उनके प्रॉब्लम के हवाले से बहुत कम लोग बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जमील पराची साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने जज्बात का इजहार किया। सबसे बड़ी बात है जालिब अलवानी साहब, ये शिकायत जो है ना एसएमईज में बहुत ज्यादा है कि आप लोग मिनिस्टर्स को बुलाते, आपने जरा सा एहतजाज किया साइट एरिया में सड़कों के हवाले से, फौरन जो है नासिर हुसैन शाह साहब, इकराम जो सूबाई वजीर सनद इकरामुल्लाह धारी साहब आ गए, सारे सुनवाई हो गई, लेकिन एसएमईज क्या करें? एसएमईज देखिए, ये तो मैं उनको तो साथ लेकर चलना चाहिए। अफसोस की बात यही है ना, जैसे इन्होंने कहा तहरीक इंसाफ वाले को बुलाया, जी जी, उन्होंने बोला गवर्नर साहब का वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, माशाल्लाह, अल्लाह और बढ़ाए वजन, समझे। और फिर वो व्हील चेयर पे आए वहाँ पे सदर में घूमने, मार्केटों में। आप देखें गवर्नर साहब नहीं जाते, आप लाओ पंजाब के गवर्नर को देखें, एक एक जगह पहुंच जाते, कराची तक आ जाते हमसे पूछने कोई मसला है तो बताओ। और हमारे गवर्नर हाउस से बाहर नहीं निकलते। और देखो ना, वो खुर्रम शेजा इतना अच्छा लड़का था, पहले सबसे मिलता था, हाँ। अब वो भी नहीं आ रहा गवर्नर की वजह से। क्या बोला? गवर्नर ने बुला लिया। गवर्नर को बोलना चाहिए पहले इनसे मिलो। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज का भी बहुत नुकसान हुआ है बारिशों में। ताजिर, मेरे पास एक फैसला आया है, एक जाने ने नीपा के रोड पे कोई ग्रोसरी स्टोर खोला था, 15 करोड़ रुपए का बेसमेंट में माल खराब हो गया उसका। कितने का? 15 करोड़। 15 करोड़। तो क्या मतलब जखीरा अंदोज़ी की हुई थी? नहीं, बड़ा स्टोर, इम्तियाज टाइप का स्टोर था। अच्छा। वो नीचे बेसमेंट में पार्किंग की दीवार टूट गई, वो स्टोर में सारा पानी चले गया, उसका माल खराब हो गया। तो बहरहाल ये सूरत तो डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन में आप जो बात कर रहे थे ना, जैसे सराज कासिम तलीम ने कहा कि कराची को फौज जो टेक ओवर करे, फौज सारा कुछ करे। अब सवाल ये था, लोग पूछ रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, लोग कह रहे हैं कि क्लिफ्टन डिफेंस तो फौज के पास है, फिर क्या हुआ? नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ, कंटोनमेंट। देखो फौज में आपको नेचुरली तो देखिए ना, एफडब्ल्यूओ के हाईवे बने, उसमें भी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे कहने का क्लिफ्टन बोर्ड ने आपके जिन्होंने एहतजाज किया उनके खिलाफ एफआईआर कटवा दी। इससे बेहतर तो वसीम अख्तर केएमसी के थे ना, कि हम उनको गालियां बकते हैं सारे शहरी, लेकिन उसने कभी किसी के खिलाफ एफआईआर तो नहीं कटवाई। नहीं, मगर उसके ऊपर लोग, कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया ना। कोर्ट ने कहा कि कोई एक्शन नहीं होगा, एफआईआर गलत है। और भाई उनकी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाल दिए। बहुत सारी चीजें हैं। अब आप एक तो नाजायज करो, टैक्स भी लो, और उसके बाद एहतजाज भी नहीं करने दो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि हमें अपनी गुफ्तगू में टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ कि टाइम गुजर गया, बहुत सारी चीजें थी और एक अच्छी डिस्कशन हो गई। नाज़रीन, बात सिंपल सा ये है कि पाकिस्तान में शायद कि हमारी वफाक और सूबाई हुकूमतों की अपनी कुछ सियासी मसाइल हैं, जिसकी वजह से, उस तकरार की वजह से कराची जो है वो बीच में जो है वो एक सैंडविच बन के रह गया है। और कराची शहर की तरक्की में यकीनी तौर पे यहाँ जितनी भी सियासी जमातें हैं या शहरी हैं, ताजिर और सनतकार हैं, वो तमाम की तमाम यकजुबान हैं। लेकिन अल्लाह करे कराची में वो तमाम सहूलियात, वो तमाम चीज़ें मुयस्सर आ जाएँ जो एक बड़े शहर को होती हैं। बिलाल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।